हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सबसे अच्छा टॉपिक, जिसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन लेकर जाएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का मार्जिन लेकर जाएगा, तो यही एकमात्र टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक को आप ब्रॉडली क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद क्योंकि क्लास 12 में पूरी की पूरी एक बुक ही होती है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट पार्ट। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आप जब मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो आज तक आप बचपन से चीज़ों को देखते आए हैं। ठीक है, तो वही जो बाहर मैग्नेट, जो हम लोग मैग्नेट यूज़ करते थे ना, जो टेप रिकॉर्डर साउंड बॉक्स उसके पीछे लगा रहता था, उस मैग्नेट को भी यूज़ करने से कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, इसको थोड़ा समझते चलिएगा। देखिए, इस चैप्टर में आपको दो पार्ट में पढ़ना है। पहला आपको पार्ट जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म जो है वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट, यानी अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये आपको जानना है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको देखना है कि उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, एक बड़ा सा मैग्नेट बाहर से हम लगा रहे हैं, उसको आगे पीछे करने से, उसको हिलाने से, इधर उधर करने से अगर करंट पैदा होगी तो वो इफेक्ट क्या कही जाएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी ओवरऑल में अगर कहूँ तो पहले पार्ट में आपको पढ़ना है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होगी। इसी दो सेक्शन में आपको चैप्टर को पढ़ना है। इसी में आपका एसी मोटर, डीसी मोटर, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी पहले धीरे धीरे चैप्टर को शुरू करते हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा मार्जिन लेकर जाएगा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर आपके पेपर में। तो चलिए, समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका बहुत ज़्यादा, मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका जो ये टॉपिक है। और होप करता हूँ कि आप सभी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो पहली बात कर ही दिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया उसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और जैसा कि हमने लास्ट सीरीज़ का जो लेक्चर सीरीज़ शुरू किया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी था, तो मैंने एक दो लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे डलवा दिए थे। बाकी अगर आपको लेक्चर्स जानने होंगे या देखने होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आपको अच्छा लगा होगा पहला दूसरा लेक्चर, तो आप गूगल केमिस्ट्री का ऑफिशियल ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना शुरू करता हूँ और इस चैप्टर को खींचते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैग्नेटिज्म आखिर हम वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों मैग्नेटिज्म की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इस चैप्टर को आपको दो पार्ट में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला जो हम पोर्शन शुरू करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म पढ़ना है। समझते चलिएगा, धीरे धीरे आराम से चलेंगे, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराया जाएगा। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप उस तरीके की मैपिंग के थ्रू भी अगर आप पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होंगे, मेरी गारंटी है। आप इस मैपिंग को एक बार देखिए और अपनी बुक को खोलकर बैठिए। मेरी मैपिंग जिस तरीके से मैं आपको मैपिंग बना बना के पढ़ाता हूँ, जगह जगह एरो लगा लगा के, आप उस बुक कॉपी को खोल लीजिए जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर उसमें से आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे दोबारा कह सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आया, आपका तरीका समझ में नहीं आ रहा पढ़ाने का। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि माइंड मैप के थ्रू पढ़ाना सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए शुरू करते हैं। यानी हमको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से पढ़ना। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म, आधा से ज़्यादा कवर कर लें इस लेक्चर सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं। अब आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे है, ये पता कैसे चला, ये जाने कैसे, इसके बारे में। तो सबसे पहले जानिएगा, ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले दिया रहता है। तो ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्किट है या सर्कुलर लूप है, या कह सकते हैं कि एक कॉइल है, बेसिकली कुछ भी आप कह सकते हो, कुल मिला के एक सर्किट मैं कहूँगा तो वो ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझ में आए, क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट पढ़ के आए हैं। अगर हमारे पास एक सर्किट है, उसमें बैटरी लगा है, बल्ब लगा है, मतलब उसमें ओवरऑल करंट दौड़ रही है, रेजिस्टेंस लगा है, तो उन्होंने कहा, ऑरेस्टेड ने कहा कि अगर उस सर्किट के पास मैं ले जाकर एक कंपस निडल रखता हूँ, ये कंपस निडल क्या है मैं बताऊँगा डिटेल में आपको। उन्होंने कहा कि अगर इस सर्किट के पास
जो सर्किट हमने बनाया है, बेसिकली जो सर्किट हम लोग बनाते अभी तक आए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई ऐसा सर्किट नया नहीं है कुछ, ये जो भी सर्किट बनाते आए हैं। उन्होंने कहा कि इन जनरल किसी सर्किट के पास अगर हम कंपास निडल रखते हैं, कंपास निडल कुछ आपने स्कूल में अपने अगर देखा होगा या कहीं पर भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, तो कंपास निडल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कंपास निडल एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है, ऐसे बना होता है ये, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे बना होता है, किन किन चीज़ों से। तो कुल मिलाकर एक उन्होंने कहा कि अगर इस सर्किट के पास जिसके अंदर लगातार करंट फ्लो कर रही है, लगातार करंट फ्लो कर रही है, इस सर्किट के पास अगर मैं एक कंपास निडल रख दूंगा, तो उन्होंने कहा कि इस कंपास निडल के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी जो सुई है नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, वो कुछ न कुछ डिफ्लेक्ट करेगी, घूमेगी अपने पोजीशन से। तो अब ये बात आती है कि आखिर इस सुई का घूमना ये कैसे बता सकता है कि मैग्नेटिज्म है, क्योंकि भाई ये तो हम कह रहे हैं कि ये कंपास निडल है, तो कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, अच्छे से परेशान नहीं होइएगा। तो ऑरस्टेड ने कहा कि इस सर्किट के पास जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है उसके पास मैंने कंपास निडल रखा तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब बात आती है, मैं थोड़ा सा कंपास निडल के बारे में बता दूं तो आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो कंपास निडल होता क्या है, इसको कहते हैं कंपास निडल। कंपास निडल स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, CUM होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, कंपास निडल। अब इस कंपास निडल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ। देखिए कंपास निडल कुछ और नहीं होता है, ये सिंपल एक सॉफ्ट बार मैग्नेट से बना हुआ, ये सॉफ्ट बार मैग्नेट क्या है ये भी आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। सॉफ्ट बार मैग्नेट का कह सकते हैं कि आप एपरेटस होता है। सॉफ्ट बार मैग्नेट का एक मटेरियल होता है जो कि बेसिकली होता कैसा है कि इसमें एक बीच सेंटर पर एक पतली सी निडल निकली रहती, बहुत हल्की सी निडल निकली रहती, वो बेसिकली सॉफ्ट आयरन का बार मैग्नेट का होता है। उस पर हम एक निडल को इस तरह से निडल को इस पर ऐसे सेटअप कर देते हैं, जैसे ये निडल निकली है और इस निडल को हम इस पर क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं ऐसे। कभी भी आप YouTube पे डालिएगा यार, कहीं पर भी देखिएगा, किसी सेपरेट वीडियो में देखिएगा कि 3 डायमेंशनली कि कैसे दिखता है वो कंपास निडल, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास सेटअप नहीं है ऐसा अभी प्रेजेंट टाइम में कि मैं आपको दिखा पाऊँ। अदरवाइज किसी लेक्चर में मैं लाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो कंपास निडल कुछ ऐसा होता है कि छोटे से डिब्बी टाइप में होता है, वो डिब्बे में छोटे से बंद होता है, इतना बड़ा सा लगभग आता है कंपास निडल। ऊपर कांच लगा होता है, नीचे वो पैक्ड होता है। तो कांच में से जब बगल में आप देखेंगे, अगल बगल से कांच से ढका होता है, जब बगल में आप देखेंगे तो वो एक निडल के ऊपर ऐसे कंपास की सुई रखी रहती है नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली, और वो जैसे ही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती है तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ क्या कि कंपास निडल एक क्या है, एक सॉफ्ट बार मैग्नेट से बना हुआ मटेरियल है जो कि बेसिकली यूज होता है, विच इज यूज्ड टू मेजर बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट कह सकते हैं या फील्ड, आप जो भी कहना चाहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल वे में कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि फील्ड और इफेक्ट के बारे में भी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आ जाती है कि अगर सॉफ्ट बार मैग्नेट से बना है तो सॉफ्ट बार मैग्नेट क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट बताया, इसके बारे में हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। तो ये 2 चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले आपको जानना क्या है कि ऑरस्टेड ने कहा कि किसी सर्किट के अंदर अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं और उसके पास हम कहाँ लेके जा रहे हैं, एक सिंपल सा कंपास निडल ले जाकर रख रहे हैं, तो उस कंपास निडल का काम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर करना है। यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही होंगी, जनरेट हो रही होंगी, उसकी तरफ ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देगा। यानी क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना इसके अंदर सॉफ्ट बार मैग्नेट पड़ा हुआ होता है। तो मैग्नेट का नेचर कौन डिफाइन करेगा, मैग्नेट जो डिफाइन करेगा। अगर भाई मैंने कहा कि अगर एक मैग्नेट मैंने रखा है, ये कुछ ऐसी बात है कि अगर एक मैग्नेट, ये कुछ सिंपल वे में भी आप समझ सकते हैं, एक मैग्नेट मैंने रखा है, यानी एक मैग्नेट ही है, बार मैग्नेट लगा हुआ तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये प्रभावित किसको कर सकता है, इफेक्ट किसको कर सकता है, जो मैग्नेट या तो मैग्नेट की तरह बिहेवियर रखे या तो खुद मैग्नेटिज्म दिखाए, जनरेट करे। तो कुल मिलाकर बस सिंपल सी बात यही है कि इसके अंदर बार मैग्नेट लगा था, इसकी वजह से इसका जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर करने के लिए है। और इस करंट के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मैग्नेटिक निडल को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वजह से इस सर्किट के अंदर भी कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसी चीज डेवलप हो रही है, ऐसा ऑरस्टेड ने कहा।
समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा कि बार मैग्नेट से बना है तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाएगा, यानी जहाँ जहाँ मैग्नेट जैसी कोई चीज़ दिखेगी वो उधर उधर मुड़ना, घूमना, टहलना शुरू करेगा, डिफ्लेक्ट करना उस तरीके से। तो इसका मतलब है कि अगर ये मैग्नेटिक निडल जो थी, कंपास निडल, अगर इस सर्किट के पास रखने के बाद डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट के अंदर क्या है, इस सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। और अगर वो सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है तभी ये मैग्नेटिक निडल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कुछ सिंपल सा शब्द था, शब्दों में था, इसको समझना बहुत कठिन नहीं था। तो ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ओवरऑल यही था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी तभी मैग्नेटिक निडल जो होगा वो डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है। समझ पाए? तो ओवरऑल ये था ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से आप ये 2-3 चीज़ें बता सकते हैं। उन्होंने कहा जो बेसिकली उनका कंक्लूजन था ऑरस्टेड का, जो कंक्लूड करना चाहते थे कि वो बताना चाहते थे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अगर इस तरीके से मैं कंपास निडल, सॉफ्ट बार, मैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट, सर्किट, कंपास निडल ये सब कह रहा हूँ, तो मैं ओवरऑल कंक्लूड क्या करना चाहता हूँ इस एक्सपेरिमेंट से। तो उन्होंने कुछ कंक्लूड करके बताया होगा ना कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो उनका जो कंक्लूजन था एक बार उसको सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल सा कंक्लूजन था, क्योंकि बहुत बुद्धिमान आदमी था ऑरस्टेड, उन्होंने उस समय बहुत मेहनत की थी चीज़ों के लिए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑरस्टेड ने कहा कि जो मेरा कंक्लूजन था, तो कंक्लूजन कुछ उनका ऐसा निकला, आप कह सकते हैं ORESTED, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर में कभी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑरस्टेड से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कंपास निडल डिफ्लेक्ट, एक आध नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि कंपास निडल किसी वायर के पास या किसी सर्किट के पास रखने के बाद वो डिफ्लेक्ट करता है, क्यों करता है? तो इसके बारे में जनरली आपको पता ही होगा, अभी मैंने आंसर दे दिया, ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था। यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला इनका? सबसे पहला जो कंक्लूजन था, इन्होंने कहा कि इफ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड then magnetic field is produced। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड कहेंगे, या फिर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड ना कह के आप क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। फील्ड में बार बार आपको जोर कह के सोचने के लिए मजबूर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस फील्ड के बारे में आपको आराम से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि फील्ड है क्या। तो आप इसको इफेक्ट भी कह सकते हो, फील्ड की जगह इफेक्ट भी कह सकते हो। ठीक, तो यानी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा अगर किसी सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रही है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में आपको समझाया क्यों होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित होगा, डिस्टर्ब होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है, तो साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो सीधा सीधा जुड़ा होगा किससे? मैग्नेटिक फील्ड बी से। जगह कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड बी लिखते हैं और कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड बी लिखते हैं और कहीं कहीं एच भी लिखते हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आप दोनों में से किसी एक चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब एच यूज़ करते हैं तो वो एच मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं होता, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लास 12 में पढ़नी है, तो हम लोग जनरली यहाँ बी यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई जो होगा वो सीधा सीधा होगा बी पर डिपेंडेंट, यानी जैसे जैसे आई बदलेगा वैसे वैसे सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। अब वो कितने से बदलेगा, इस वैल्यू को हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप ऐसे कह सकते हो आई इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब आप हटाओगे तो के भी कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? अब इस के की वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं अपने हिसाब से, यानी आप ये सिंपली कह सकते हो कि जो करंट होगी वो के इंटू बी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी जो करंट होगी किसी वायर के अंदर, जो करंट दौड़ रही होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का के टाइम्स होगी, यानी करंट ज़्यादा होगी किसी सर्किट के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होगी वो कुछ अमाउंट में पैदा हो रही होगी। या फिर आप यहाँ से कह सकते हो बी इक्वल टू आई अपॉन के। ये देखिए सब रिलेशन में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना तो आखिर मैग्नेटिक फील्ड
कितने प्रोपोर्शन में किससे क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भाई पैदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितने प्रोपोर्शन में पैदा होगा, ये सारा रिलेशन आपको ये पॉइंट समझाएगा। क्योंकि आपको पता तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन किस प्रोपोर्शन में कैसे होता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब आई अगर के बी के बराबर है, के बी का मतलब क्या है, सिंपली आप ये कह सकते हो ना कि आई जो है वो के टाइम्स बी है, ठीक। सिमिलरली जो बी है वो आई अपॉन के है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब किसी सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम के टाइम्स डिवाइड कर दें, के की वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो हमारी जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की निकल आएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है विद कंपैरिजन टू करंट। यानी ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे हम लोग पोटेंशियल और करंट को कोरिलेट कर रहे थे कि किसी सर्किट में जो करंट जाएगी वो उतना ही जाएगी, मैक्सिमम कितना जा सकती है, जितना वोल्टेज होगा, अदरवाइज मैक्सिमम कभी जाती नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं, ठीक है। आइए, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे किसके, ऑरस्टेड के कंक्लूजन थे। अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंक्लूड करके लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर रहा है, और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए कैसे हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू इन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कुछ और इसमें बहुत रीजनेबल रीज़न नहीं दिया था इन्होंने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके बारे में इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया। इन्होंने बस एक्सपेरिमेंट में देखा, डिफ्लेक्शन देखा, और डिफ्लेक्शन के बाद इन्होंने दो कंक्लूजन दे दिया कि कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कंपास नीडल के अंदर रखे हुए जो बार मैग्नेट लगा, सॉफ्ट बार मैग्नेट, उसको प्रभावित कर रही है, उसको डिफ्लेक्ट कर रही है। और साथ ही साथ उन दोनों के बीच का रिलेशन उन्होंने बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं इसको तुरंत मिटाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद का जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट तो बहुत सिंपल था सर, ये तो समझ में आ गया कि आखिर ऑरस्टेड कहना क्या चाह रहे थे, लेकिन अब इसके बाद की जो चीज़ है थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब आपको पता चल गया, क्योंकि भाई जब ऑरस्टेड ने कहा कि एक्सपेरिमेंट दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसकी वजह से, करंट की वजह से। अब थोड़ा सा हमको जानना हो, क्योंकि भाई करंट अब पता चल गया कि करंट ही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब लेकिन जो आपको जानना है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आखिर जो मैग्नेटिक फील्ड बी, या फिर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते थे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था, अब उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे मैंने कहा ना कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑरस्टेड ने कहा। अब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जगेगी कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, कैसे चलेगा, कैसे ट्रैवल करेगा, ये कैसे दिखेगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। तो देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो करंट से पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट से पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो करने का तरीका होगा वो सब में सेम होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो जैसे करती है वैसे ही करेगी, वो फ्लो कैसे करती है भी मैं बताऊंगा आपको, फ्लो वैसे ही करेगी, लेकिन उस फ्लो का कम और ज़्यादा ये डिपेंड करेगा कि हम एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे, यानी एक परमानेंट बनाया मजबूत मैग्नेट ले रहे हैं, या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहे हैं कि किसी तरीके से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है इसके बारे में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो समझते चलिएगा कि यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ और नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक डायरेक्शन होती है, एक प्रोपोगेशन करने का तरीका होता है, आगे प्रोपोगेट करने का तरीका होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स का भी एक तरीका होता है कि कैसे प्रोपोगेट करेंगी, कैसे जाएंगी, कैसे ट्रैवल करेंगी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, चाहे इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यानी जो आप बेसिकली चुंबक यूज़ करते हो, चुंबक, उस चुंबक से चाहे मैग्नेटिक फील्ड निकले, चाहे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा हो, सबकी डायरेक्शन कैसी होती है, एक जैसी होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं, यानी मैग्नेट मतलब मैग्नेट, आप ऐसे समझो। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि एक सिंपल मैंने मैग्नेट लिया, जो कि आप जनरली इसको मैं कहता हूँ, इसको जनरली कहा जाता है बार मैग्नेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ बार मैग्नेट। आप भी मेरे साथ इस फिगर को बनाते चलिएगा, ठीक है। ये बार मैग्नेट है। इसको बार मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, चॉकलेट बार की तरह दिखता है ना, इस वजह से इसका नाम बार कहते हैं। जैसे ये डस्टर मेरे सामने है तो ये एक चॉकलेट बार की तरह आपको दिख रहा है कि नहीं, तो उसी तरीके से जो
आपके सामने बार मैग्नेट दिख रहा है, ये चॉकलेट बार की तरह बड़ा सा दिखता है, किटकैट या कैडबरी की तरह, इस वजह से इसको बार मैग्नेट कहा जाता है। तो अब इस बार मैग्नेट को मैं कहूँगा ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों कहूँगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी वीक मैग्नेट क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सब कुछ आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा हूँ कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी जानना है, इसको जानिए, अपने दिमाग में स्टोर करके रखिए, सब डिस्कस करेंगे। तो बार मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक, यानी इसको मैं बार मैग्नेट या फिर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी कह सकता हूँ, लेकिन ये बेसिकली है बार मैग्नेट क्योंकि बार की तरह दिख रहा है। अब इसके बाद इसमें ये आ जाता है कि अब इस नॉर्थ और साउथ पोल में, यानी आपको पता है कि अगर कोई भी मैग्नेट लोगे तो उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये नॉर्थ साउथ क्या है, तो देखिए मैं आपको बहुत आराम से यहाँ क्लियर करूँगा, क्लास 12th में आप फिलहाल इसको पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो नॉर्थ साउथ है वो बेसिकली किसका नॉर्थ साउथ है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है। देखिए दो तरह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल और दूसरा होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जो हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो भी दो तरीके का है, एक है ज्योग्राफी नॉर्थ पोल साउथ पोल और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब आप कहोगे सर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल में अंतर क्या है, तो अंतर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम बेसिकली जब ड्रॉ करते हैं, ये जब आप क्लास 12 पहुँचोगे तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करते हो तो वो एक ज्योग्राफी के हिसाब से हमने एकदम फिक्स लिया है, समझते चलिएगा, हमने एकदम फिक्स लिया, यानी अगर मैं अर्थ को बनाऊंगा इस तरीके से तो एकदम फिक्स, किसी भी तरीके से हमारी टिल्टेड लाइन नहीं होगी, एकदम बीच से जो जाएगी ऐसे निकल जाएगी, सॉरी ये तो मैंने इक्वेटर बना दिया, ये अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, एकदम बीच से निकल कर जाएगी, किसके, अर्थ के एकदम बीचों बीच कटते हुए। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो इसी नॉर्थ पोल साउथ पोल के मैग्नेटिज्म को, यानी मैग्नेटिक के नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, आप जैसे अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में भी बताने लगूंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। 12th क्लास की मेरी लेक्चर आने वाली है जल्दी ही जल्दी, तो आप लोगों में से जितने लोग क्यूरियस होंगे कि ये कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग हो रहा है, तो इसके बारे में मैग्नेटिज्म जब पढ़ाऊंगा तो आप उसको इत्मीनान से देख सकते हैं, बढ़िया 1 घंटे का लेक्चर होगा वो, तो आप आपके लायक जितनी चीज़ होगी वो आप वहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं, उठा सकते हैं, समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, अब इसका मतलब सिंपल यही होता है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ पे डिपेंड कर, जैसे मैग्नेट की बात करूँगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा, जो चीज़ें मैग्नेट को का नेचर रखती होंगी वही तो मैग्नेटिज्म दिखेगा। मैंने कहा ना कि जैसे लोहा हो गया जिसको आप आयरन कहते हो बेसिकली, या फिर ऐसे बहुत सारे मेटल्स जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो आप सोचोगे सर लोहा तो मैग्नेट है नहीं, लेकिन वो चिपक जाता है मैग्नेटिज्म में, लेकिन लोहा को बनाया जा सकता है, मैग्नेट बनाया जा सकता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करते हैं या रैंडमली मूव करते हैं, या फिर उनका मन होता है एक डायरेक्शन में अलाइंड करने का, तो वो भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते हैं अपने अंदर से। तो जब अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास कराएंगे तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जब वो मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं तो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। तो ये हर बात पे डिपेंड करती है कि हम उठा क्या रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो भी चीज़ मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रभावित कर सकती है, तो ऐसे मिनरल्स क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल से एग्जैक्ट पाए तो जाते हैं, लेकिन इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लंबा होता है, फैला होता है। तो इस तरीके से इनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट देखते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। इसके बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। यहाँ पर बार मैग्नेट जो हमने लिया है, तो यहाँ पर जो बार मैग्नेट आपने लिया है इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है कि इस नॉर्थ पोल साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा कैसे, ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा, आपने बस मैग्नेट रख दिया है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो मैग्नेट मूव करता है वो हमेशा याद रखिएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको याद रखने वाली चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे लाइंस बनानी है। ध्यान दीजिएगा, साफ साफ बनाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि फिगर अगर साफ बनेगा तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएंगी। सॉरी, ठीक है, साफ साफ बनाना है आपको भी, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसी तरीके से और फील्ड लाइंस ऐसे निकलती चली जाएंगी। ये आपने कभी बहुत पहले फिगर देखे भी होंगे, लेकिन अब आपको धीरे धीरे चीज़ें मतलब याद नहीं होंगी। अगर आप
इस फिगर को देखेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है फिगर। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में ओवरऑल कुछ कहना नहीं चाह रही है फिगर, सिर्फ सिंपली आपसे इतना कहना चाह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं या मैग्नेटिक फील्ड जो हमको देखने को मिल रहा है वो मिल कैसे रहा है। तो देखिए आपको एरो से तो अब समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है ये भी बता रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं और इसके अंदर ये ट्रैवल करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले इस फिगर को आप बनाइए अच्छे से, उसके बाद हम इस फिगर पर डिस्कस करते हैं। 1 मिनट लेकर आप इसको तुरंत आसानी से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉज करके बना लीजिएगा। चलिए देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बना लिया होगा मेरे ख्याल से पॉज करके। अब देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ। भाई अगर आपने मैग्नेट रखा है तो मैग्नेट थोड़ी ना डिफाइन करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, समझते चलिएगा। वो तो हमको एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी जहाँ से हम ये बता पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे ना कि कैसे फ्लो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक टर्म डिफाइन कर देना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है पहले इसको समझिएगा। इसको बना लिया आपने, अच्छी चीज़ है, अब इसको पहले समझिएगा। तो देखिए जैसे हम लोग क्रिकेट जहाँ खेलते हैं वो एक फील्ड होता है, सिंपल फील्ड वही होता है। तो उसी तरीके से मैग्नेट का भी अपना एक फील्ड होता है, यानी जहाँ पर मैग्नेट रखा गया है उसके आसपास गोलाई में चारों तरफ वो एक फील्ड जनरेट करेगा, अपना एक एरिया जनरेट करेगा, अपना एक दबदबा कायम करेगा उस मैग्नेट के चारों तरफ आसपास। इसी वजह से एक मैग्नेट, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक, ये 2 बार मैग्नेट्स है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ध्यान रखिएगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर साउथ इधर नॉर्थ। तो नॉर्थ साउथ साउथ हाँ नॉर्थ साउथ, यानी इसका साउथ इधर है, इसका नॉर्थ इधर है, और हमने इन दोनों को आसपास रखना है। तो आप देखिएगा जैसे मैंने कहा कि ये दोनों भी बहुत दूर हैं, तो क्यों दोनों आपस में ट्रैक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो इनका फील्ड है वो कुछ रीजन तक डिफाइंड है, इनका इधर यहाँ तक डिफाइंड है, इनका यहाँ तक डिफाइंड है, और हमने रखा यहाँ तक, इतनी दूरी पर रखा है। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को पास ले आऊँगा तो इन दोनों के फील्ड्स क्या होंगे, अब पास आना शुरू करेंगे, क्योंकि भाई फील्ड क्लोज हो रहा है ना। अब इसका फील्ड जितना बड़ा था वो तो उतना बड़ा ही रहेगा, इसका जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहेगा, बस इन दोनों के बीच में दूरी कम कर रहे हैं। तो जब आप दूरी कम करोगे तो धीरे धीरे आते आते एक समय आप देखोगे कि अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ दोगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ये कहाँ चला जाएगा, इसकी तरफ चिपक के चला जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम ले रहे हैं तो। लेकिन वही अगर ये दूर दूर थे और इसको मैं छोड़ दूँ कि देखता हूँ ये इससे अट्रैक्ट कर पाता है कि नहीं, तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि इसका फील्ड इसके फील्ड को अफेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा कैसे? तो इसके लिए मुझे इनको पास ले आना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको ले आ रहा हूं तो मेरा मकसद क्या है कि इसका जो फील्ड है या ये जो मैग्नेट है वो इसके फील्ड में आ जाए, इसके फील्ड के आसपास है, तब चिपक जाएगा। और इसको जब पास ला रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं ये जो मैग्नेट है इसके फील्ड के पास आ जाए। तो जब दोनों एक दूसरे के फील्ड के पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब मैं छोड़ूंगा तो ये दोनों नीचे नहीं गिरेंगे भी नीचे, तो कैसे गिरेंगे, दोनों चिपकने के बाद नीचे की ओर गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं ओवरऑल बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि फील्ड इज नथिंग बट अ रीजन अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज फील्ड। चारों तरफ मैग्नेट के जो रीजन होगा उसी को हम फील्ड कहेंगे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो अब ये जो फील्ड होगी, फील्ड दिखेगी कैसे, महसूस कैसे करोगे इस फील्ड को? तो ये जो फील्ड है, मैग्नेट ने कहा कि तुम जो मेरी फील्ड को महसूस करोगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगी जो हमने फिगर में बनाया है। यानी ये जो लाइंस दिख रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए ध्यान सुनिएगा, इसको मैं पूरा लिखूंगा, जो ये मैंने फिगर बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ओवरऑल आपके सामने बनाया है। यानी जो मैग्नेट का फील्ड बन रहा होगा वो इन लाइंस की मदद से ऐसे बन रहा होगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, जितना यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये पोर्शन क्या है, बहुत डेंस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ सेंटर से यानी इस बार मैग्नेट के बीच से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो जब निकल रही हैं तो बंचेज में इकट्ठा निकल रही हैं ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे ये दूर भाग रही हैं वैसे वैसे एक दूसरे से दूर होना शुरू कर दे रही हैं। जैसे जैसे पोल से दूर भाग रही हैं वैसे वैसे दूर होना शुरू हो जा रही हैं। बहुत ध्यान से एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड ये कह रहे हैं कि तुम मुझे स्टडी कैसे करोगे, मैं तुमको दिखूंगी कैसे फ्लो करते हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने कहा कि मेरा जो फ्लो करने का तरीका होगा वो ये होगा कि मैं नॉर्थ से निकलूंगी और साउथ की ओर जाके एंड हो जाऊंगी। यानी किसी एक ही बार मैग्नेट को अगर मैं लूँ, जैसे यही बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो उन्होंने कहा कि मैं नॉर्थ से निकलूंगा और साउथ की तरफ क्या करूँगा, एंड करूँगा अपने आप को।
ठीक। और फिर साउथ से होते हुए बाहर मैग्नेट के अंदर या उस मैग्नेट के अंदर होते हुए साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाऊंगा और फिर से नॉर्थ से बाहर की ओर निकल के साउथ की ओर जाऊंगा, यानी ओवरऑल एक साइकिल के फॉर्म में मैं चलूंगा, यानी मैं क्लोज लूप बनाऊंगा। इन्होंने किसने कहा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने कहा। तो आपको दिख भी रहा है, ये देखिए क्लोज लूप गया, फिर ऐसे ही जाएगा तो ये भी एक क्लोज लूप जाएगा, फिर ऐसे ये वाला जाएगा तो ये भी एक क्लोज लूप बनाएगा, और इसी तरीके से ये भी क्लोज लूप्स बनाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप। यहाँ पर आपको दिख रहा है, लूप का मतलब आप कह सकते हैं रिंग बेसिकली कह सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी। तो ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने रीजन में दूसरे बाहर से आने वाली चीज को क्या करें? प्रभावित करें, डिस्टर्ब करें, या फिर उनको अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, तो वो क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल को मतलब दिखाएंगे कैसे हम उनको? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी कैसे? जैसा हमने ये बनाया है। अब ये डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से 3, 4, 5 दिखेंगी कि 100, 20, 100, 200, 500, 400 दिखेंगी। वो डिपेंड किस बात पे करेगा कि कितना स्ट्रांग हमने मैग्नेट लिया है, कितना स्ट्रांग हमने बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट। बेसिकली यहाँ पर हम बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर। बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट का मतलब कुछ ऐसे यू शेप में मैग्नेट आता है, ऐसा एक मैग्नेट आता है यू शेप में ऐसे बना होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर बस इतना जानना है, अभी इसके बारे में इतना जानना है, अभी हॉर्सशू के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हमने ड्रॉ कर दिया ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने दूर तक ट्रैवल करके लूप बनाएंगी, जितने दूर तक ट्रैवल करके एक लूप बनाएंगी, एक रीजन बना रही होंगी, उतने ही रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। दैट्स इट। समझ पा गए? आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने अगर समझ लिया है तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं, ये क्या क्या करेंगे। तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको नहीं जानना है अभी। 2-3 प्रॉपर्टी जाननी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ आपको क्लास 12th में देखने को मिलेंगी। मैं आपसे बार बार क्लास 12th इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के बारे में आप एक छोटा सा अभी आप इंट्रोडक्शन ले रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप जब इसके बारे में पढ़ोगे क्लास 12th में तो आपको लगेगा यार कितना ब्यूटीफुल चैप्टर है ये। अब बस यही बात है कि अगर आप 10th में इसको अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में जाके आपको जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे घूमती हैं, बार मैग्नेट कैसा दिखता है, हॉर्सशू मैग्नेट कैसा दिखता है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, इन सब का छोटे छोटी चीज़ों का इस्तेमाल आप करना सीख जाएंगे। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना रहता है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अब आ जाती हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि दे फॉर्म क्लोज लूप। मैं आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ आपके बुक में दिया होगा एक्स्ट्रा, वो अभी मेरे मतलब सामने नहीं है तो एग्जैक्टली मुझे अभी वो चीज़ें याद नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे याद हैं, जो आपको जानना है जितना, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ, जिसको कि आप पेपर में लिख दो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखते चलिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको याद रखिएगा। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैग्नेट को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, मतलब आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो पहला हो गया दे फॉर्म क्लोज लूप। आप इसको पहला भी कर सकते हैं, मैं दूसरा भी कर सकते हैं, मैं दूसरे में लिख दे रहा हूँ। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। याद रखिएगा ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट, आउटसाइड इनसाइड का मतलब क्यों, एंड इसी के अंदर मैं लिख दे रहा हूं, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। याद रखिएगा अभी हमने डिस्कस किया वही बार मैग्नेट जो बनाया था मैंने, आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बार मैग्नेट मैंने बनाया था ना, नॉर्थ से साउथ, बाहर से ऐसे जाएंगे और अंदर से ऐसे जाएंगे, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं वो। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। आगे आइए थोड़ा सा, तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, तीसरा कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पेपर में आप ये पॉइंट लिखते हो तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि यार सही बात है, ये तो लड़का बहुत सही लिख रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल तो कम से कम जान रहा है, सॉरी नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में तो जान रहा है, और सॉरी क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर इसके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ लेता, मैं आपको भी लिखवाऊंगा यहाँ पे कि नॉर्थ पोल अगर साउथ पोल अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, सॉरी नॉर्थ पोल साउथ पोल बार बार कह रहा हूँ, सॉरी अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं, इसके बारे में जनरली क्वेश्चन आता है। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इनकी प्रॉपर्टीज़ में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जिसमें से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बेसिकली पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे। तो मैं इसका आंसर आपको बताने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तीसरा पॉइंट है इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। द रीज़न इज दैट अगर आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बार मैग्नेट बनाया है, इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। देखिए ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेट्स है, ठीक। ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, आपको पता ही है, नॉर्थ से साउथ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर साउथ से नॉर्थ। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, यानी हर एक लाइन अपना एक डायरेक्शन शो करेगी, अपने एक फ्लो को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत ध्यान समझिएगा, हर एक लाइन अपने एक फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे अगर ये वाली लूप है, ये वाली लूप कहेगी भाई देखो मैं इस तरीके से अपन, भाई ध्यान दीजिएगा मैं हर बार एरो बना रहा हूँ, एरो इसलिए मैंने बनाया है। वो क्या कहेगा कि देखिए कि मैं कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही हूँ। उन्होंने पहली वाली लूप कहेगी देखो मैं नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रही हूँ। फिर सिमिलरली ये कहेगा कि देखो मैं नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रहा हूँ। यानी हर एक लूप अपनी उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, भले ही वो लूप बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, आप गिन ना पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक लूप पर आप ध्यान दे रहोगे, मैं एरो बना रहा हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ और एरो बना रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज़ इंटरसेक्ट नहीं कराना है, मैं कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कराना चाह रहा हूँ। अगर हो जा रहा है तो उसको ध्यान दीजिएगा, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ भी एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, वो सब ऐसे आ रहे हैं और मिक्स होके मैग्नेट के अंदर घुस जा रहे हैं, मिक्स होके, कट नहीं कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ओवरलैप हो सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें ओवरलैप हो सकती हैं, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। इंटरसेक्शन किसी पॉइंट पर हो सकता है, किसी एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया जा सकता है। ओवरलैपिंग का मतलब 0 डिग्री का एंगल बना के ओवरलैप करके चीज़ें आगे की ओर बढ़ जा रही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नॉर्थ से साउथ के लिए हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अपनी एक आइडेंटिटी को रखता है। तो कोई भी चीज़ अपनी एक आइडेंटिटी को खोना तो चाहेगा नहीं भाई, कोई भी अपनी एक आइडेंटिटी को खोएगा नहीं। तो जब कोई अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहेगा तो इसका मतलब है कि अपने डायरेक्शन को कोई नहीं खोना चाहेगा, समझिएगा। क्योंकि हर एक फील्ड लाइन पर मैंने एरो बनाया है, तो इसका मतलब है कि हर एक फील्ड लाइन का अपना एक डायरेक्शन होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपना अपना लेके जा रहे होंगे, ये अपना, ये अपना, ये अपना और ये अपना लेके जा रहा है। तो अब बात आती है कि सर जब डायरेक्शन एक ही है तो दोनों इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ देखिए मैं दूसरा जो फिगर बनाने जा रहा हूँ, तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती हैं एक पॉइंट पे, तो जो अगर जैसे मान लीजिए दो, एक लाइन यहाँ से निकली, दो लाइन यहाँ से निकली, तो दोनों अलग अलग अपना अपने अपने डायरेक्शन को लेकर निकले, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पहुंची और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, तो अब उस पॉइंट पर दोनों में से किसका डायरेक्शन लोगे, ये तो कंफ्यूज हो गए। अब आप समझते चलिएगा, क्योंकि भाई एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन लिया जा सकता है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो जब एक पॉइंट पर एक, क्योंकि भाई जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां एक ही पॉइंट बनेगा, तो अगर एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन ले सकते हैं तो दोनों में से सिर्फ एक का डायरेक्शन ले सकते हैं। अब उस पॉइंट पर इन दोनों में से कौन उस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसके लिए तो कोई रिस्पॉन्स, इसमें तो आप बता ही नहीं सकते कि भाई ये वाली वेव इस पॉइंट पर डायरेक्शन शो कर रही है या ये वाली वेव इस पॉइंट पर डायरेक्शन शो कर रही है। तो यहां पर ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, द रीजन इज दैट ऑन अ पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट वी गेट टू डायरेक्शंस, समझ रहे हो, वी गेट टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन शो किया जा सकता है और यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एक पॉइंट पर जब आप डायरेक्शन शो करोगे तो इन दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन ऐसे ही तो शो करोगे भाई। जैसे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ऐसे समझो। तो जब इस लाइन पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने कहा टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करना आप जानते हैं। तो आप अगर टेंजेंट वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको यहाँ टेंजेंट वर्ड भी क्लियर कर देता हूँ। टेंजेंट बेसिकली फिजिक्स में जब हम यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेंजेंट वर्ड डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि टेंजेंट एक डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा को दिखाता है। सिमिलरली साथ ही साथ टेंजेंट स्लोप को भी दिखाता है। तो वो सारी चीज़ें तो 11th क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे जब वेक्टर वेक्टर आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो टेंजेंट है वो दिशा को दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर दो कर्व्ड लाइंस ऐसे और ऐसे आपस में एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे से कुछ किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब इस पॉइंट पर आप कंफ्यूज होगे कि इसका वाला डायरेक्शन है या इसका वाला डायरेक्शन है। तो दोनों के क्योंकि भाई इसका डायरेक्शन इधर इस पॉइंट पे और इसका डायरेक्शन इधर, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन लेना पॉसिबल कैसे है। तो जब एक पॉइंट पे आप दो डायरेक्शन नहीं ले पाओगे तो आप इसी वजह से कहोगे कि सर दैट इज वाई बोथ that's why the magnetic field lines never intersect each other, because at a single point we get two directions. At a single point of intersection we get two directions, and which is not true for the magnetic field lines. Understand? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं लिया जा सकता। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और आपको ये पता है कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जबकि दिशा दोनों की सेम ही है, नॉर्थ से साउथ में ही जाना है, लेकिन हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों में से किसी एक को अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी, जो कि उनके लिए उनका स्वाभिमान है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। बिकॉज आंसर लिख लीजिएगा इसको, आप बार बार इस चीज़ को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डायरेक्शंस एंड विच इज नॉट पॉसिबल इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अंडरस्टैंड? यही आंसर होगा इसका। तो ये इसकी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बेसिकली लिखवा दिया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रैवल करती हैं, बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रैवल करती हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नॉर्थ से साउथ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नॉर्थ से साउथ किसका होगा? अर्थ का नॉर्थ साउथ होगा। समझ पा रहे हैं? यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ होगा या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होगा अर्थ का। तो सिंपल सी बात है कि अर्थ का जो नॉर्थ साउथ होगा मैग्नेटिक वाला, उसी के तरफ से ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं ना। क्योंकि मैग्नेट किसको प्रभावित करेगी, बाहर मैग्नेट किसको प्रभावित करेगा? जब जहाँ अर्थ का मैग्नेटिज्म होगा, क्योंकि लाइक वाइज चीज़ें हैं। तो जहाँ अर्थ का मैग्नेटिज्म है वही मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, उसके डायरेक्शन में ये नॉर्थ साउथ, उसके अकॉर्डिंग हम ये नॉर्थ साउथ डिसाइड करते हैं। ये बस हमेशा याद रखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो हम लोग बाहर मैग्नेट का नॉर्थ साउथ डिसाइड कर रहे हैं, वो डिसाइड किस वजह से कर रहे हैं? जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है उसकी वजह से डिसाइड कर रहे हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों की कि सर ये नॉर्थ साउथ डिसाइड कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली नॉर्थ साउथ किसका ले रहे हैं? बार मैग्नेट का। और उस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ ले रहे हैं वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि क्या नाम है, मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ का किधर है और मैग्नेटिक साउथ अर्थ का किधर है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12th में, इसके लिए आप परेशान एकदम मत होइएगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे। अब तो यहाँ तक की सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे थे वो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, मैं ये टॉपिक इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आपको चीज़ें समझने में आएंगी कि मैग्नेटिक क्या टॉपिक था, मैं बार देख ले रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, समझिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। आप यहाँ सोचोगे सर करंट कैरिंग कंडक्टर की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो आप मैग्नेट कर रहे थे, अभी करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों आ गए? क्योंकि आप चैप्टर के हेडिंग पर जाइए, आपको लिखा होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। यही था ना चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, ये था चैप्टर का नाम। तो करंट, जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अभी तो मैंने आपको उस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद से जो मैग्नेटिज्म सामने आया आपके, उस मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फ्लो करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना।
अब हम मैग्नेटिज्म के बारे में ओवरऑल एक पूरा ब्रीफ डिस्कशन ले चुके हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फ्लो करती हैं। अब हमारा मेन, अब हम कूद कर आ रहे हैं किस पे, चैप्टर पे। अब चैप्टर पर आएंगे तो हमको ये देखना रहेगा कि अब करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे फ्लो करेगी। तो एक नोट की तरह इस चीज़ को समझिएगा। नोट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वही डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगी किसी सर्किट के अंदर। और स्टेट ने यही कहा था ना कि करंट फ्लो कर रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी। तो नोट की तरह इसको समझिएगा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या डिसाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिख लीजिएगा MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड इज decided by the current carrying conductor, that is मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होगा करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, दैट इज शेप ऑफ, समझिएगा, शेप एंड साइज ऑफ करंट कैरिंग shape and size of the current carrying, not shape and size, I think not shape and size, just a second, मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाह रहा हूँ, that is the direction, yes exactly, the flow of current decides the flow of magnetism, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। इस बात को सिंपली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। मैं सिंपली बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आप वायर ले लो, समझ रहे हो, सर्कुलर लूप में बना लो, तो उस सर्कुलर लूप में, उस स्ट्रेट वायर में जैसे जैसे करंट की दिशा प्रभावित होगी, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, उसी हिसाब से, उसी कह सकते हैं कि उसी फैक्टर के से रिस्पॉन्सिबल होकर क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्योंकि ऑस्टेटिक एक्सपेरिमेंट ने कहा कि I इज इक्वल टू KB, ये मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, I इक्वल टू KB। इसका मतलब क्या था कि I जब चलेगा तो K टाइम्स B को हम कह सकते हैं, यानी I जो है वो K टाइम्स B है। इसका मतलब ये है कि जो करंट पैदा हो रही है वो, अगर मैं उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, अगर उसको मैं K टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लगभग उतनी करंट पैदा हो रही है किसी सर्किट या कंडक्टर के अंदर। अभी आपको पता है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट जैसे जैसे किसी सर्किट के अंदर फ्लो करेगी, अब करंट हो सकता है गोल गोल घूमे, गोल फ्लो कर रही हो, करंट सीधा वायर में जा रही हो, तो यानी फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो फ्लो करने का करंट का होगा वो अब डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे फ्लो करेगी। समझ पा रहे हैं ना? तो अब आपके दिमाग में ये उठेगा कि सर अगर ये डिसाइड करेगा कि करंट डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फ्लो कराना है, तो करंट तो किसी भी दिशा में अपने हिसाब से घूमेगी, तो उसके लिए कोई तरीका होगा डिफाइन करने का ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि करंट कह रहा है कि हम सीधा जाएंगे, उसको सीधा वायर मिल गया तो वो सीधा वायर में ऊपर की ओर जाने लगेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। फिर करंट ने कहा कि मेरे पास सर्कुलर लूप है, हम गोल गोल घूमेंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड बेचारा कहेगा कि हम कैसे जनरेट होंगे। फिर उसके बाद कोई टेढ़ा टेढ़ा लूप है, यानी जिग-जैग है, तब कैसे करंट कहेगा हम जिग-जैग फ्लो करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहेगा हम कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे करंट फ्लो करेगा उसी के कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट या उसी के अकॉर्डिंग, नॉट प्रोपोर्शनेट, उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट की डायरेक्शन ही डिसाइड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पैदा करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा सा रूल दिया, राइट हैंड थंब रूल दिया। किसने? फ्लेमिंग्स ने। फ्लेमिंग ने दिया था राइट हैंड थंब रूल, आई थिंक, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, सॉरी, मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड थंब रूल, याद रखिएगा। फ्लेमिंग्स ने तो लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल दिया था। फ्लेमिंग आ रहा बार थंब रूल दिया था मैक्सवेल ने दिया राइट हैंड थंब रूल, कि जब आप ये कह रहे हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर डिसाइड करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो सीधा, गोला, तिरछा, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो अगर उसके अंदर करंट अपने हिसाब से अगर घूमेगी तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने वो मैग्नेटिक फील्ड को भी लेकर चलेगी, लेकिन वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लेकर चलेगी। मतलब अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर है, इस वायर में राइट हैंड थंब रूल काम कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है
तो जो अंगूठा है इसको करंट के डायरेक्शन में रखो, और जो ये उंगलियां हैं, ये चारों उंगलियां जो हैं इसको रोल कर दो किधर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ। यानी अगर अंगूठा शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, तो रोल्ड फिंगर्स किस डायरेक्शन को शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगी। यानी अगर करंट इसमें ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी चीज़ें आप अपने सामने पेन और पेंसिल रख के आजमाओगे। मेरे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में, आपके क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में अंतर होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर करंट नीचे से ऊपर जाएगी तो डायरेक्शन अंगूठा का क्या होगा, नीचे से ऊपर। अंगूठे का डायरेक्शन करंट को दिखाएगा, रोल्ड फिंगर का डायरेक्शन किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो जब हमने अंगूठे के डायरेक्शन में करंट को रखा, तो जब हमने उंगली को रोल किया तो हमने क्या पाया कि इस करंट करेंग वायर के चारों तरफ गोल गोल कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो आज आपके लिए मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं कि अगर मेरे पास सर्कुलर लूप होगा या सर्कुलर कॉइल होगा, एक उसी स्ट्रेट वायर को मैंने मोड़ कर गोला बना दिया, सर्कल बना दिया। अब उस सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, करंट ट्रेवल कर रही होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने कॉपी में ड्रॉ करके रखना है। अगर रख पाए आप तो बहुत अच्छा होगा, मैं समझूंगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर नहीं रख पाए तो मैं कल यहाँ पर आपको समझाऊंगा। आज के लिए यही खत्म करते हैं। मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं खत्म कर चुका हूँ। तो अब यहाँ से इसके बाद जब हम चलेंगे तो फटाफट सारी चीज़ों को लेते चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल कब बनाता है, किसी सर्कुलर लूप में, सारी चीज़ों के बारे में बताता चलूँगा। वो आपको फर्दर वीडियोज़ दिखती चली जाएंगी। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो गूगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को भी आप डाउनलोड करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने आप लगातार फटाफट क्लियर करते चलिए। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट।